ये दास्तां है हिंदुस्तान के उस हुनरमंद की जिसने अपने हुनर के चलते अपने मुल्क का नाम पूरे दुनिया में रोशन किया। एक ऐसा शख्सियत की जिसके नाम के साथ इस देश में हॉकी का सफर शुरू हुआ। अपने पूरे करियर में 1000 से ज्यादा गोल किए और ओलंपिक के 3 गोल्ड मेडल लगातार जीते। इतना महान खिलाड़ी कि वियना के स्पोर्ट क्लब में इनका पुतला लगाया गया है, जिसको 4 हाथ लगाए और 4 हाथों में 4 हॉकी स्टिकें लगाई गई है, मानो कि जैसे ये कोई इंसान नहीं बल्कि भगवान हो। आज हम ऐसे खिलाड़ी के बारे में बात करेंगे जिन्होंने उस समय पे दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह हिटलर के आंख में आंख मिलाकर कहा था कि आई लव माय कंट्री और इंडिया इज नॉट फॉर सेल। आज हम बात करेंगे द विजार्ड, द मैजिशियन ऑफ हॉकी, मेजर ध्यानचंद के बारे में। देखिए, अपने देश में ऐसे कई हुनरमंद हैं जिन्होंने अपने हुनर के चलते पूरे भारत के इतिहास को ही बदल दिया, लेकिन अफसोस की बात आज ये है कि उनका नाम अपने भारत के ही इतिहास के किसी पन्नों में गायब हो गया। मेरी ये कोशिश है कि इन हुनरबाज, इन महानुभावों को इतिहास के उन पन्नों से बाहर लाकर आपके सामने पेश करें और नई पीढ़ी को पता चले कि ये कितने बड़े लोग थे, कितने महान लोग थे, जिन्होंने कितना बड़ा संघर्ष और कितना बड़ा त्याग अपने देश के लिए किया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेजर ध्यानचंद के सफलता के बारे में, मेजर ध्यानचंद के संघर्ष के बारे में, मेजर ध्यानचंद ने जो देश के लिए किया वो सबसे बड़े त्याग के बारे में, और मेजर ध्यानचंद के आखिरी दिनों के बारे में, जो देखने सुनने के बाद एक भारतीय के नाते हमारा सर जो है वो शर्म से झुक जाएगा। लेकिन उसके पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरा काम आपको अच्छा लगता है, मेरे वीडियो से अगर आपको वैल्यू मिलती है और मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरे साथ बने रहिए। मेरा नाम है जय नाइक और आप देख रहे हैं जय नाइक टॉक्स। ये गुलाम हिंदुस्तान था। यहाँ पे गोरे अंग्रेजों की सरकार चलती थी और गोरे सरकार का क्रूर चेहरा पूरा भारत जो है वो हर दिन देख रहा था। ऐसे माहौल में क्रीड़ा, साहित्य और कला में करियर करना फुल टाइम ये सोच से भी बाहर था। अपना घर चलाने के लिए हर किसी को कुछ न कुछ काम करना बेहद जरूरी था। और उस समय पे ईस्ट इंडिया कंपनी के कई रेजिमेंट्स हुआ करते थे और एक ऐसा ही रेजिमेंट था, फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट। उसके सूबेदार सोमेश्वर सिंह, इनके घर पे 29 अगस्त 1905 में एक लड़का जन्म लेता है जिसका नाम रखा गया ध्यान सिंह, जिन्हें आज हम ध्यानचंद के नाम से जानते हैं। और पिताजी आर्मी में थे तो इसके चलते कई जगह पे उनका तबादला होता रहता था। इसका बुरा असर जो है ये बच्चों के पढ़ाई पे पड़ रहा था। ये देखते हुए शारदा सिंह, जो ध्यान सिंह की माँ थी, उन्होंने पूरा परिवार लेके झांसी में वो शिफ्ट हो गई ताकि बच्चों की पढ़ाई हो सके और बच्चे अच्छे से एक जगह पे पढ़ सके। ध्यान सिंह को बचपन से हॉकी में उतनी दिलचस्पी नहीं थी। वो बचपन में कुश्ती खेलना चाहते थे, कुश्ती पहलवान बनना चाहते थे, लेकिन दोस्तों के साथ वहीं पे झांसी रेजिमेंट में मैदान में वो हमेशा ऐसे ही टाइम पास करके हॉकी खेलते थे, और वो भी पेड़ के एक डाली से। लेकिन पेड़ के डाली से वो हॉकी भी इतनी अच्छी खेल लेते थे कि जिनके पास हॉकी का स्टिक है वो भी उनके सामने टिक नहीं पाते थे। उनका ये खेल देखते हुए मेजर तिवारी को ये समझ में आ गया कि हॉकी का बड़ा ही हुनरमंद, हुनरबाज खिलाड़ी है। इसको अगर प्रोफेशनल ट्रेनिंग अगर दी जाए तो ये भारत का सबसे बड़ा हॉकी का खिलाड़ी बन सकता है, क्योंकि वो पेड़ के डाली से इतनी अच्छी हॉकी खेल लिया करते थे। चांदनी रात में जब सर पे चांद हुआ करता था, उस रात में वो कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करता था। ये देखते हुए मेजर तिवारी ने उनको कहा कि जो चांदनी रात में जिस तरीके से चांद को गवा रख के प्रैक्टिस कर रहा है, एक दिन तू चांद की तरह इस दुनिया में चमकेगा और आज से तेरा नाम ध्यान सिंह नहीं बल्कि तू ध्यानचंद कहलाएगा। और इसी इंसिडेंट के बाद फिर ध्यान सिंह ध्यानचंद के नाम से पहचाने जाने लगे। लेकिन ये बात ध्यान सिंह के पिताजी को अच्छी नहीं लगी। दिन भर खेलते रहते थे जी मावी, लेकिन इम्तिहान जब शुरू हो गया तो रोजाना इम्तिहान देने के जब पहुंचे तो हर एक सब्जेक्ट में मेरे 0 नंबर। ओह, बस वहाँ से हमारे पिता लेकर मुझको कान पकड़ के लाए और घर में आके हमको बहुत डंडों से मारा और मार करके उन्होंने बतलाया कि अब इसको स्कूल ही नहीं भेजेंगे। उस वक्त से स्कूल ही बंद कर दिया वहाँ।
पिताजी के इस गुस्से को देखते हुए ध्यान सिंह ने भी आर्मी ज्वाइन करने का फैसला लिया और एज अ सिपाही वो जो है वो आर्मी को ज्वाइन करते। लेकिन जो हॉकी का जुनून था वो ध्यान सिंह को चैन से बैठने नहीं देता था। वो आर्मी के रेजिमेंट में भी मैदान में हॉकी की प्रैक्टिस करने लग गए और ये देखते हुए फिर आर्मी ने डिसाइड किया आर्मी की टीम से ध्यान सिंह जो है वो हॉकी खेलेंगे। 1925 ये साल था जब हॉकी के अच्छे दिन शुरू हो गए थे। 1924 के ओलंपिक के बाद हॉकी को ओलंपिक से निकाल दिया गया था। उसी समय में भारत में हॉकी का क्रेज ज्यादा था और इसी के चलते 1925 में हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और इस फेडरेशन ने कोशिश की कि आने वाले 1928 का जो ओलंपिक है जो एम्स्टर्डम में खेला जाने वाला था उसमें हॉकी को शामिल किया जाए। फाइनली फिर ओलंपिक में फिर से 1928 के गेम में हॉकी को एंट्री मिली। 1925 में हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा पूरा नेशनल लेवल पे एक टूर्नामेंट जो है वो भरा गया जिसमें अच्छी टीम का सिलेक्शन करना था और इसी समय पे ध्यान सिंह को ऐसा लगा कि मुझे भी ओलंपिक के टीम में शामिल होना है। लेकिन आर्मी को उस समय पे उस नेशनल टूर्नामेंट में एंट्री नहीं थी और उसी के कारण ध्यान सिंह ने उत्तर प्रदेश की टीम के तरफ से अपना मैच खेला और मैच भी ऐसा खेला कि जो हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया है इसके अधिकारी भी देखते हुए तंग रह गए। पहले 3 मिनट के अंदर ही मेजर ध्यानचंद ने गोल डाल दिए। ध्यानचंद का गेम देखते हुए हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है वो सेंटर फॉरवर्ड के लिए ध्यानचंद का हॉकी ओलंपिक टीम के लिए सिलेक्शन करता है। असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई क्योंकि हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया के पास ओलंपिक में जाने के लिए पैसे नहीं थे। इतना जुनून था हॉकी को लेके सभी लोगों को कि उन्होंने हर जगह से रिश्तेदारों से दोस्तों से अलग अलग व्यापारियों से पैसे उधार लिए और ऐसे तैसे करके पैसा जमा करके भारतीय टीम ओलंपिक के लिए 1928 में रवाना हो गई मुंबई के कैसर-ए-हिंद जहाज से लंदन के लिए। 20 दिन के लंबे सफर के बाद फिर भारतीय टीम जो है वो लंदन में पहुंची। ओलंपिक खेलने से पहले 7 मैच जो है वो भारतीय टीम को अलग अलग देश और क्लब से खेलना था। 7 मैच भारतीय टीम खेली जिसमें 7 मैच में पूरे भारतीय टीम ने 64 गोल दागे और उसमें से 50 गोल इकलौते ध्यानचंद ने किए थे। ये बड़ा रिकॉर्ड था। उस समय पे ऐसा रिकॉर्ड करना किसी के लिए मुमकिन नहीं था। वो मुमकिन करके दिखाया था मेजर ध्यानचंद ने 1928 में। फिर 17 मई 1928 को पहला मैच होता है हॉकी का ओलंपिक का ऑस्ट्रिया के खिलाफ भारतीय टीम का और भारतीय टीम 6-0 से उस मैच को जीत लेती है। 6 गोल भारतीय टीम के द्वारा होते हैं और उसमें से 4 गोल करते हैं मेजर ध्यानचंद। आगे फिर यही फलसफा चलता जाता है। हर टीम को अलग अलग बड़े बड़े फासलों से बड़े बड़े रिकॉर्ड से भारतीय टीम हराती है और फाइनली फिर 22 मई ये दिन आता है जब ओलंपिक के फाइनल में भारत पहली बार प्रवेश करती है। लेकिन यह फाइनल होना था हॉलैंड के विरुद्ध और उसके एक दिन पहले भारत की आधी टीम जो है वो बुखार से परेशान थी। एटमॉस्फेयर अलग था, उसके वजह से सारे प्लेयर जो है वो बीमार पड़ गए थे और मेजर ध्यानचंद को खुद 103 डिग्री का बुखार था। कोच ने कहा ध्यानचंद को कि डॉक्टर ने तुम्हें सलाह दी है कि सख्त आराम की जरूरत है तो आप जो है वो मैच खेलने के लिए ना जाए। उस समय पे मेजर ध्यानचंद ने डॉक्टर से कहा और कोच से कहा कि मैं एक सिपाही हूँ और सिपाही का धर्म होता है कि ऐसे सिचुएशन में जब देश को जरूरत हो तो अपनी जान की बाजी लगाए। मैं कल मैदान में उतरूंगा और भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतूंगा। दूसरे दिन भारतीय टीम हॉलैंड के विरुद्ध मैदान में उतरी और 3-0 के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के पहला गोल्ड मेडल भारत के लिए जीत के लाया, जिस जीत का हीरो था मेजर ध्यानचंद। फिर उसके बाद पूरी टीम जो है वो 1932 में जो लॉस एंजलिस में ओलंपिक खेले जाने वाले थे उसके लिए तैयारी कर रही थी। लेकिन उसी के बीच गोरी सरकार ये डिसाइड करती है कि ये ओलंपिक में जो 4 साल बाद होने वाला था भारतीय टीम को भेजा नहीं जाएगा। जो हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया था वो पॉजिटिव था भारतीय टीम को भेजे जाने के लिए और उसी में हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया ऐलान करता है कि 1932 का जो लॉस एंजलिस का ओलंपिक है इसमें फिर से भारतीय टीम अपना गोल्ड मेडल जीतने के लिए उतरेगी। अब हॉकी टीम तो अनाउंस हो गई लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज था फिर से फाइनेंस का, क्योंकि जैसे एम्स्टर्डम में जाने के लिए सबसे उधार लेके ये हॉकी टीम पहुंची थी उससे भी दुगना सफर था, उससे भी दुगना खर्चा इस समय पे आने वाला था और यह भारतीय हॉकी टीम के लिए चैलेंजिंग था क्योंकि अंग्रेज सरकार उनको फंड नहीं करना चाहती। हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड कर लिया था कि कुछ भी हो जाए हॉकी खेलने के लिए भारतीय टीम जाएगी और इस समय पे उदार मन दिखाते हुए पंजाब नेशनल बैंक ने भारतीय हॉकी टीम को लोन दिया
42 दिन के लंबे सफर के बाद लॉस एंजलिस में टीम पहुंची। टीम पूरी तरीके से थक चुकी थी, लेकिन फिर भी वो जुनून, वो जज्बा भारतीय हॉकी टीम में था कि हमें इस बार भी गोल्ड मेडल जीतना है। 1932 के लॉस एंजलिस के ओलंपिक में ऐसा था कि 3 ही टीम क्वालिफाइड कर पाई। एक थी जापान, दूसरी यूएसए मतलब अमेरिका और तीसरी भारतीय टीम। पहला मैच ओलंपिक का भारत और जापान के खिलाफ होता है, जो भारतीय टीम 1-11 के फर्क से जीतती है। मतलब 11 गोल भारतीय टीम के द्वारा होते और 1 गोल जापान की टीम के द्वारा होता। फिर बाद में फाइनल मैच होता है अमेरिका के खिलाफ और यहाँ पे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भारतीय टीम बनाती है जो आज तक नॉन ब्रेकेबल है। भारतीय टीम अमेरिका के खिलाफ 24 गोल करती है एक मैच के अंदर, और उसमें सबसे ज्यादा गोल आपको ही पता है, बट ऑब्वियसली मेजर ध्यानचंद के द्वारा किए जाते। फिर टीम हॉकी का दूसरा मेडल कंटिन्यूअसली जीतने के बाद मुंबई में आती है। मुंबई में उनका जंगी स्वागत किया जाता है। फिर नेक्स्ट 1936 में ओलंपिक होना था बर्लिन जर्मनी में, उसके लिए टीम जो है वो तैयारी करने लगती है। फिर बर्लिन के लिए 1936 में तीसरी बार गोल्ड जीतने के लिए मेजर ध्यानचंद की टीम निकल पड़ी। लंबे सफर के बाद पेरिस में पहुंचे और पेरिस से लेके बर्लिन तक का ट्रैवल उनको करना था। 3rd क्लास डिब्बे में पूरे भारतीय टीम ने ट्रैवल किया। वहां पे पेंट्री का कोच था, लेकिन भारतीय टीम के पास पैसा नहीं था, जिसके वजह से वो जो है कुछ खा नहीं पा रहे थे। पूरी टीम भूखी बर्लिन को पहुंची। लेकिन 1936 का जो ओलंपिक हुआ था उसमें पहले से ही एडवर्टाइजमेंट पूरे जर्मनी में किया गया था कि इस बार ओलंपिक में आपको जादू का खेल देखने मिलेगा। ऐसा एक मैदान जिसमें एक भारतीय जादूगर आएगा और आपको जादुई करिश्माई खेल देखने को मिलेगा। तो पूरे तादाद के साथ, पूरे भीड़ के साथ ये मैच देखने आई। जर्मनी वेट कर रही थी मेजर ध्यानचंद का खेल देखने के लिए। फाइनली बर्लिन में जब प्रैक्टिस मैच शुरू हुए तो पहला प्रैक्टिस मैच जर्मनी के साथ ही खेला जा रहा था। जर्मनी ने जानबूझ के इंडियन टीम को कहा कि हमारी बी टीम है, उसके वजह से टीम ने हल्के में लिया और भारतीय टीम 4-0 से वो मैच हार गई। ये पिछले 10 सालों में पहली हार थी भारतीय टीम के लिए, और ये हार भारतीय टीम के साथ साथ मेजर ध्यानचंद को बहुत बुरी लगी। रात भर कोई भी प्लेयर ना सो पाया, ना कुछ खा पाया। प्रैक्टिस मैच में हारने के बाद ध्यानचंद ने पूरी टीम का हौसला अफजाई किया, पूरे टीम को मोटिवेट किया, और फिर 5 अगस्त 1936 में पहला मैच हंगेरी के खिलाफ खेलने के लिए भारतीय टीम उतरी। और एज पर रिकॉर्ड, जैसे ओलंपिक में हम कभी हारते नहीं, जहां पे मेजर ध्यानचंद वहां पे जीत, और वही चीज कंटिन्यू हुई। हंगेरी के साथ हमने मैच जीता, आगे हर एक मैच हम जीतते गए, और फाइनली 14 अगस्त 1936 का वो दिन, जिस दिन तीसरी बार गोल्ड मेडल जीतने के लिए भारतीय टीम उतरने वाली थी। और इस समय पे फाइनल में टीम थी भारतीय के खिलाफ जर्मनी। लेकिन 14 अगस्त को बारिश होने लग गई और बारिश के कारण वो दिन जो है मैच हो नहीं पाया। नेक्स्ट डे रिजर्व रखा गया था और 15 अगस्त को मैच होना था। एक दिन पहले पूरी टीम डीमोटिवेट थी क्योंकि प्रैक्टिस मैच में जर्मनी के साथ भारतीय टीम हार चुकी थी। वहीं पे टीम के मैनेजर और मेजर ध्यानचंद ने भारतीय तिरंगा पूरे टीम को दिखाया। 15 अगस्त का दिन था। देखिए कितनी इत्तेफाक की बात है कि उस समय पे भारत स्वतंत्र नहीं था। ये 1936 की बात चल रही है। ये झंडा पूरे टीम को मेजर ध्यानचंद ने दिखाया और मोटिवेट किया कि ये मत समझो कि हम ब्रिटिश के लिए खेल रहे हैं, हम सभी भारतीय हैं, हम भारत के लिए खेल रहे हैं और भारत को ये मौका है लगातार तीसरी बार गोल्ड मेडल जीतने का। और टीम मोटिवेट हुई। दूसरे दिन जर्मनी में बर्लिन में फाइनल मैच था 15 अगस्त 1936 में। 30,000 से ज्यादा लोग वो मैच देखने आए थे। वो जादुई करिश्माई खेल देखने आए जो मेजर ध्यानचंद पिछले 10 सालों से पूरी दुनिया को दिखा रहे थे। और इस समय पे मैच देखने के लिए आए थे स्पेशली दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह जर्मनी के चांसलर एडोल्फ हिटलर। मैच की शुरुआत हुई, पहले कुछ मिनटों में ही मेजर ध्यानचंद ने पहला गोल कर दिया और गोल करने के बाद जर्मनी पे 1-0 की बढ़त बढ़ाई। लेकिन 1-0 की बढ़त बहुत बड़ी नहीं होती है किसी भी हॉकी मैच के लिए। मैच आगे बढ़ता गया, लेकिन जो बारिश अगले दिन हुई थी उसकी वजह से भारतीय टीम को अच्छे से हॉकी खेलने नहीं हो रहा था। जर्मनी टीम के पास एडवांस स्पाइक शूज थे जिनके नीचे खीले लगे हुए थे और भारतीय टीम के पास फटे वही अपने जूते। वो देखते हुए फिर मैच जो है वो भारत के हाथ से फिसल रहा। सभी टीम मेंबर ने जूते निकाल के फेंके और बिना जूतों के फिर खेलना शुरू हुआ। और फिर खेल ऐसा हुआ वो देखते हुए एडोल्फ हिटलर भी
हक्के बक्के रह गए। मेजर ध्यानचंद ने दनादन 4 गोल किए, भारत ने 6-0 की बढ़त बढ़ाई। और फिर ये जो गेम है ये देख के जर्मनी की टीम चिढ़ गई और जर्मनी के जो टीम के एक मेंबर थे उन्होंने जोर से मेजर ध्यानचंद के मुंह के ऊपर हॉकी स्टिक मार दी, जिसकी वजह से ध्यानचंद का एक दांत टूट गया। मेजर ध्यानचंद बाहर गए। बाहर जाने के बाद उन्होंने दवाई लगाई और फिर से मैदान में, और उसके बाद जो हुआ, इतना बड़ा अपमान जर्मनी का कभी भी किसी देश ने किसी खेल में, जर्मनी क्या खेल के इतिहास में इतना खतरनाक अपमान किसी भी टीम के द्वारा नहीं किया गया हो। मेजर ध्यानचंद बॉल को लेके आगे निकल के गोल पोस्ट तक जाते थे, गोलकीपर की तरफ देखते थे, स्माइल देते थे और वहां से वापस आ जाते। मतलब जहां पे मेजर ध्यानचंद गोल कर सकते थे वहां पे वो बिना गोल किए बॉल वहां से वापस लाते थे। ऐसे उन्होंने 12 बार किया। मतलब पूरे जर्मनी में जितने 30,000 ऑडियंस बैठी थी वो हंस रही थी जर्मनी के टीम पे कि ये आदमी तुमको भीख भी नहीं दे रहा है, गोल पोस्ट के सामने आ रहा है लेकिन जानबूझ के गोल नहीं कर रहा है। मतलब इतना बड़ा खिलाड़ी था। ये देख के चांसलर एडोल्फ हिटलर भी चिढ़ गया और अपने टीम को हारता देख उठ के वो गुस्से से निकल गया। 6-0 से भारत तीसरी बार गोल्ड मेडल जीता। ये रिकॉर्ड आज तक किसी भी देश के द्वारा ब्रेक नहीं हुआ है कि लगातार 3 साल गोल्ड मेडल हॉकी में जीते। एडोल्फ हिटलर ने मेजर ध्यानचंद को डिनर के लिए बुलाया। अब जब डिनर के लिए बुलाया है तो हिटलर ने मेजर ध्यानचंद को 3 चीजें ऑफर की। पहले तो पूछा कि आपका इंडियन आर्मी में रैंक क्या है। मेजर ध्यानचंद ने कहा कि मैं लैंस नाइक हूं। ये सुन के एडोल्फ हिटलर को बहुत बुरा लगा कि इतने महान, इतने बड़े खिलाड़ी को इतने छोटे पोजीशन पे रखा। एडोल्फ हिटलर ने 1936 में मेजर ध्यानचंद को मार्शल का पोस्ट ऑफर किया। मतलब सबसे बड़ी रैंक ऑफर की। उस समय पे 2 करोड़ रुपए ऑफर किए और बड़ा बंगला जर्मनी में ऑफर किया। लेकिन उस समय पे आंखों में आंखें डाल के मेजर ध्यानचंद ने कहा कि इंडिया एंड इंडियन प्लेयर इज नॉट फॉर सेल। मेजर ध्यानचंद कहा कि मैं अपने देश में खुश हूं, और ऐसे देश में वो खुश थे, ऐसे देश में वो वापस जाना चाहते थे जो देश एक गुलामी में, जो देश फ्रीडम नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, उस देश में वापस जाना चाहते थे। इतना बड़ा त्याग उस समय पे मेजर ध्यानचंद ने किया। इतना बड़ा रुपया, इतनी बड़ी पोस्ट मेजर ध्यानचंद ने छोड़ दी। तीसरी बार गोल्ड मेडल जीतने के बाद हॉकी टीम भारत में वापस आती है और देखती है बहुत बड़ा अपमान अपने ही देश में। सिर्फ 2 लोग उस पूरे टीम को रिसीव करने आए थे, कोई लोग वहां पे नहीं रहते। और ये चीज मेजर ध्यानचंद के दिल पे इतनी ज्यादा लगती है कि उसके बाद मेजर ध्यानचंद हॉकी से हमेशा के लिए संन्यास ले लेते। 1956 में भारत सरकार के द्वारा उनको पद्म भूषण देके सम्मानित किया गया। उसके बाद आर्मी से नाता टूट गया था, हॉकी से नाता टूट गया था। आगे जैसे जीवन बढ़ता गया, मेजर ध्यानचंद की लाइफ में और भी ज्यादा संघर्ष बढ़ता गया। फाइनेंशियल प्रॉब्लम ने मेजर ध्यानचंद को जकड़ लिया था। आगे जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसी हालत जो है मेजर ध्यानचंद की पैसे के बारे में, फाइनेंस के बारे में खराब होती गई। गुरुदेव सिंह उस समय के एक बड़े पत्रकार थे जो मेजर ध्यानचंद के घर पे उनका इंटरव्यू लेने गए थे। इंटरव्यू उन्होंने लिया, टेप रिकॉर्डर में उनका पूरा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। लेकिन जब सिंह उनको इंसिस्ट करने लग गए कि क्या मैं आपकी एक तस्वीर ले सकता हूं, तो मेजर ध्यानचंद ने मना कर दिया। आप इंटरव्यू लीजिए, आप आवाज रिकॉर्ड कीजिए, लेकिन तस्वीर मत खींचिए। अब तस्वीर क्यों नहीं खींचना है, इसका कारण आप गुरुदेव सिंह से खुद सुनिए। ये सुनने के बाद एक भारतीय के नाते हमारा सिर जो है वो शर्म से नीचे चला जाएगा। देखिए के दादा ध्यानचंद के घर पहुंचा, टेप रिकॉर्डर था मेरे पास में, कैसेट, उस पर मैंने इनका घंटा भर रिकॉर्ड किया। फिर मैंने उनसे कहा कि दादा इजाज़त हो तो एक तस्वीर खींच लूँ, और उन्हें सफाई से मुझे मना कर दिया। बोले नहीं, मैं कैमरा भी था मेरे पास, बोले नहीं मेरी तस्वीर आप नहीं खींचेंगे। मैंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो वो मुझे याद है कि वो जीन्स और वो पहने हुए थे, थोड़ी सी फटी थी, कहीं कुछ छेद था। उन्होंने कहा ये तस्वीरें कोई देख लेगा, अखबारों में तुम छपवा दोगे गुरुदेव, तो लोग नेक्स्ट जनरेशन हॉकी खेलना बंद कर देगी, क्योंकि क्रिकेट में है पैसा, टेनिस में है पैसा, लेकिन हॉकी में क्या है? तो हॉकी के खिलाड़ी को तो रोटी खाने को भी पैसे नहीं मिलते। और ये तस्वीर, ऐसी तस्वीरें छप गई कि ध्यानचंद का ये हाल है, तो लोग हॉकी खेलना बंद। उसके बाद भारतीय हॉकी टीम का परफॉर्मेंस दिन ब दिन नीचे जा रहा था। हर मैच में भारतीय हॉकी टीम हार रही थी।
ये देखते हुए मेजर ध्यानचंद को बहुत बुरा लगता था कि जब हम ब्रिटिश भारत में खेलते थे तो एक भी मैच हारे नहीं, लेकिन जब भारत आजाद हुआ उसके बाद जब भारत को हॉकी का सबसे बड़ा चैंपियन बनना था, आज भारतीय टीम इस तरीके से परफॉर्मेंस कर रही है, देख के ये जादूगर दिल ही दिल में घुटन महसूस करने लग गया। ये टूट रहा था, तड़प रहा था, क्योंकि ये हॉकी मतलब ध्यानचंद, उनका बिछावन, उनकी ओढ़न, उनकी धड़कन, ये हॉकी थी। ये सोच सोच के वो इंसान नींद में बड़बड़ाने लगा और आखिर फिर उनको कैंसर हो गया और एडमिट कर दिया जनरल वार्ड में एम्स दिल्ली में। हॉकी का सबसे बड़ा सितारा, सबसे बड़ा चैंपियन, जिसको एडॉल्फ हिटलर ने 2 करोड़ का ऑफर दिया था 1936 में, वो ठुकरा कर जो भारत के लिए भारत में रह गया, उस इतने बड़े हॉकी के जादूगर, इतने बड़े हॉकी के खिलाड़ी की हालत ये थी दोस्तों कि वो आखिरी दिनों में फाइनेंस के चलते, पैसों के चलते खुद का इलाज नहीं करा पा रहे थे। बाद में फिर लड़ाई करते करते, झगड़ते झगड़ते अपनी बीमारी से मेजर ध्यानचंद, जो पूरे दुनिया को हराते थे, 3 दिसंबर 1979 को अपने जीवन से ही हार गए। भारत के खेल में घुसी गंदी राजनीति ने मेजर ध्यानचंद की हत्या कर दी। आज हम उनकी दास्तां सुन रहे हैं, लेकिन इस तकलीफ के साथ कि इतने बड़े महान खिलाड़ी को उनके आखिरी दिनों में अभाव, पैसा, इन कारण के लिए तड़पना पड़ा, कुछ चीजों को जरूरत के लिए तड़पना पड़ा, तरसना पड़ा, लेकिन वो उनके पास नहीं था। और यह सब कुछ होने के बावजूद भी हम भूल जाने का अपराध भी करते हैं। हम उन्हें याद नहीं करते, उनका संघर्ष, उनका ये जो त्याग है, जो इतना बड़ा उन्होंने देश के लिए किया था, ना हम याद रखते हैं, ना ही भारत सरकार याद रखती। ये सबसे बड़ी विटंबना है ऐसे कई महानुभावों के लिए जिन्होंने देश के लिए बड़े बड़े त्याग किए। और ये सब कुछ देखकर, ये सब कुछ सुनकर हमारे दिल से छोटा सा आह भी नहीं निकलता, ये कैसा समाज हम बना रहे। मैं इस समाज का हिस्सा नहीं बनना चाहता, इसलिए जितने भी मेरे ऑडियंस है, भले ही वो 50 लोग देख रहे हो, 100 लोग देख रहे हो, मैं उनके सामने ऐसे जो महानुभाव थे भारत के, जिन्होंने त्याग किया भारत के लिए, जिन्होंने अपनी जान निछावर कर दी, उनकी कहानियां मैं हर एपिसोड में आपके सामने लाता रहूंगा। ये मेरी तरफ से श्रद्धांजलि में इन सभी हुनरबाज, हुनरमंद महानुभावों को दूंगा जो इतिहास के पन्नों में आज कहीं गायब हो गए। और अगर भारत सरकार को या हॉकी टीम को, भारतीय हॉकी को, अगर मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि देनी है तो हमें हॉकी को उस मुकाम पे लेकर जाना होगा जिस मुकाम पे मेजर ध्यानचंद छोड़कर चले गए थे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। उम्मीद ये भी करता हूं कि वीडियो को आप लाइक करेंगे, लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर आपकी कोई राय है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस कॉन्फिडेंस के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।